So children, now we are ready to analyze simple harmonic motion mathematically. This is phasor, and phasor at time t rotates with angular velocity omega and comes to this position, and this is phase of particle n at time t. It is x distance away from the mean position towards the right of the mean position. Right of the mean position we are taking as positive x direction, and left of the mean position we will take as negative x direction. So the phase of the particle is theta and displacement of particle is x. We can connect theta with x. Sin theta is x by a, perpendicular upon hypotenuse. So x is a sin omega t, that is equation of simple harmonic motion. But now we are going to differentiate it. When we will differentiate it, just think of it. It is rate of change of displacement with respect to time. किसका displacement? उस particle का जो SHM परफॉर्म कर रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम तो वेलोसिटी होती है. तो ये हमको एक्सप्रेशन देगा वेलोसिटी का जो इस पार्टिकल n की है. अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखो a साइन ओमेगा टी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. आई होप कि डिफरेंशिएशन सबका क्लियर है. अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो मैथमेटिकल टूल्स के क्लास में जाकर डिफरेंशिएशन को एक बार फिर से समझकर फिर इस एक्सप्रेशन पर वापस आना. तो कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है. लेकिन वेलोसिटी का एक और यूजफुल एक्सप्रेशन हमको मिलेगा जब हम कॉस ओमेगा टी की वैल्यू इस ट्राइंगल से x और a के टर्म्स में लिखेंगे. तो इस ट्राइंगल में देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड बेस कैन बी रिटन एज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू and cos omega t can be written as base upon hypotenuse. Now this value substitute here. So velocity of SHM can be written as a omega cos omega t will have value under root a square minus x square upon a. A will get cancelled and you will have velocity equal to omega under root a square minus x square, and this is very important expression which you need to learn. ये याद होना चाहिए. तो जब हम लोग लास्ट में चैप्टर के अपने सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मानेंगे और इसको बाय हार्ट लर्न करना है हमको. अब आ जाते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिराइव करना, कंक्लूड करना. कैसे देखो, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए तो कॉस थीटा कॉस 0 1 है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू. यानी वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू 0 हो, और थीटा की वैल्यू 0 मतलब फेज 0 मतलब पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पर. तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ए ओमेगा. तो ये दोनों ही पॉइंट हमें याद रखने हैं. मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है. इसके बाद थीटा की वैल्यू को अगर 90 रखें तो हम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे प्लस एक्स डायरेक्शन में, और 90 रखते ही ये वैल्यू हो जाएगी 0. तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाती है और ये वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू है SHM के लिए. इसके बाद वापस पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आता है तो हमें पता है कि फेजर 180 डिग्री घूम जाता है और पार्टिकल का
सेकेंड टाइम मीन पोजीशन में आने पर फेज हो जाता है 180 डिग्री और cos 180 डिग्री इज -1. So this value will be minus a omega. Now remember children, in mathematics minus sign with a number is less than 0, but in physics minus sign most of the time will give direction only. तो वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पर है a ओमेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस पोजीशन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है. ये माइनस साइन बस इतना रिप्रेजेंट कर रहा है. इट्स नॉट लाइक वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निगेटिव है, वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव है, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है एंड दैट इज a ओमेगा. नेक्स्ट थीटा की वैल्यू को 3π/2 रखेंगे. जब 3π/2 रखेंगे तो जो पार्टिकल है वो ऑपोजिट एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा. ये थीटा इक्वल टू 180 बेटा मीन पोजीशन है, वापस मीन पोजीशन पर आ गया जब पार्टिकल सेकेंड टाइम. और जब थीटा की वैल्यू 3π/2 है देन इट इज एट ऑपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन. And when theta is 3π/2 and particle is on the opposite side of the mean position at extreme position, then velocity will again be 0. तो extreme position दोनों साइड में velocity 0. और इसके बाद पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा और फेज उसका जब 2π होगा, मतलब जब वापस पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ जाएगा तो वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी a ओमेगा. तो हमने वेलोसिटी का वेरिएशन देखा. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम अपनी मैक्सिमम वैल्यू से वेलोसिटी घटकर 0 हो जाती है. फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन वापस वेलोसिटी वापस बढ़कर a ओमेगा हो जाती है. फिर मीन पोजीशन से ऑपोजिट एक्सट्रीम जब जाएंगे तो वेलोसिटी वापस घटकर 0 हो जाती है. और जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर फिर से आएगा तो उसकी वेलोसिटी वापस बढ़कर मैक्सिमम a ओमेगा हो जाएगी. तो वेलोसिटी की वैल्यू दो मैग्नीट्यूड्स के बीच ऑसिलेट करती है, जस्ट लाइक पार्टिकल. पार्टिकल SHM करता है मीन पोजीशन के दोनों ओर और वेलोसिटी की वैल्यू 0 से a ओमेगा से 0 ऑसिलेट करती है. अब आ जाते हैं हम लोग इस वैल्यू पर. इसको भी इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं. कैसे कि जब x की वैल्यू 0 हो तो मतलब हम कहाँ हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब मीन पोजीशन पर है. क्यों? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से लेंगे. तो जब हम मीन पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है एंड दैट इज a ओमेगा. तो जो पॉइंट्स हमने यहाँ डिराइव किए एक्चुअली वही पॉइंट्स हम रिविजिट कर रहे हैं, बस ये कि अब हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कर रहे हैं और यहाँ हमने फेज के टर्म्स में एनालाइज किया था. तो जब वेलोसिटी जब मीन पोजीशन पर है पार्टिकल तो वेलोसिटी मैक्सिमम है. इसके बाद जब पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पर होगा तो वेलोसिटी 0 होगी. जब पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पर आएगा यानी x वापस 0 हो जाएगा तो फिर से वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा अटेन कर लेगी. जब पार्टिकल ऑपोजिट साइड में x इक्वल टू -a पर जाएगा तो x स्क्वायर की जगह पर जब तुम -a होल स्क्वायर रखोगे तो ये वापस से 0 हो जाएगा. और इसी तरह से जब पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन पूरा करके वापस मीन पोजीशन पर आएगा तो फिर से वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज a ओमेगा. तो अब हमने दोनों तरह से वेलोसिटी को एनालाइज करके देख लिया. और जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन की ज़रूरत होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे और जब हमको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की ज़रूरत होगी तो हम इसे यूज़ करेंगे और दोनों ही एक्सप्रेशन
बहुत काम के हैं। अब जिस तरह से हमने वेलोसिटी का वेरिएशन या डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन टाइम के साथ देखा, उसी तरह से हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन को भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन कैसे टाइम के साथ चेंज करता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू है a ओमेगा cos ओमेगा t। डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा a बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, ओमेगा b कांस्टेंट क्योंकि रफ्तार से सर्कल पर चल रहा है फेजर, तो d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, पहले आप डिफरेंशिएट करोगे कॉस ओमेगा टी तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी विद अ माइनस साइन, और फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक और ओमेगा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द एसएचएम इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो अब a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन केयरफुली, you will find minus omega square and just look at a sin omega t. This is nothing but displacement of particle performing SHM. So we can write a is minus omega square and in place of a sin omega t substitute x. So here also we are getting the expression of acceleration, trigonometric expression and algebraic expression. And similar to the velocity we can analyze this expression also, कैसे sin theta की वैल्यू 0 तो acceleration 0, मतलब मीन पोजीशन पर acceleration 0, थीटा की वैल्यू 0, that is at mean position एक्सेलरेशन इज 0। इसके अलावा थीटा की वैल्यू जब 180 होगी, यानी जब वापस मीन पोजीशन पर पार्टिकल आएगा, तो भी एक्सेलरेशन 0। लेकिन जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी या 3 पाई बाई 2 होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 दैट इज मैक्सिमम होगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है a ओमेगा स्क्वायर। तो a ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, उसी तरह से जैसे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है a ओमेगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को साइड बाय साइड लिखो कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है a ओमेगा और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है a ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पर, जबकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी 0 पर और 180 डिग्री पर, मतलब मीन पोजीशन पर या 2 पाई पर। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जहां होगी वहां वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू होगी, जहां वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू होगी। और ये बात हम एक एनिमेशन के थ्रू ठीक से समझ लेते हैं। हम इसको ऑलरेडी एक बेस बनाकर आ रहे हैं पिछले 2 क्लासेस में, तो हमको बस एक थोड़ा सा क्लियर मैपिंग चाहिए दिमाग में कि कब एसएचएम पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिसकी वजह से किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो इस एनिमेशन को हम बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको अपने दिमाग में बिल्कुल मैप कर लेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे दिमाग में क्लियर होगा
तो कुछ क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस और कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स हम ओरली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये जर्नी, ये एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट x बढ़ रहा है, तो एक्सिलरेशन विच इज़ ओमेगा स्क्वायर x बढ़ेगा, फोर्स विच इज़ m ओमेगा स्क्वायर x वो भी बढ़ेगा। लेकिन फोर्स वेलोसिटी के, मोशन के ऑपोजिट है, तो फोर्स और एक्सिलरेशन बढ़ रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी डी एक्सिलरेट होते होते एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर देखो ज़ीरो हो गई। तो इस पोजीशन पर एक्सिलरेशन और फोर्स तो मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो हो गई क्योंकि फोर्स ने मोशन को अपोज किया। अब जब लौटेगा पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर, तो फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो फोर्स मोशन को सपोर्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात यह है कि जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर चलेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स कम होता जा रहा है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स कम होता जा रहा है, एक्सिलरेशन कम हो रहा है, मगर एक्सिलरेट तो हो रहा है, एक्सिलरेशन तो हो रहा है। तो वेलोसिटी जो एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो थी वो बढ़ने लगी और मीन पोजीशन तक आते आते वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, मगर एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों डिक्रीज होते होते ज़ीरो हो गए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा था और मीन पोजीशन पर तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है दोनों के बीच, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एसएचएम में, कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, और जब वेलोसिटी मिनिमम होगी, ज़ीरो होगी, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। अब जब पार्टिकल मीन पोजीशन से दूसरी तरफ चलना शुरू करेगा, तो फिर से रिस्टोरिंग फोर्स वापस मीन पोजीशन की ओर ही डायरेक्टेड है, वो फिर से मोशन को अपोज कर रहा है। तो मोशन को अपोज करने की वजह से वेलोसिटी घटने लगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे पार्टिकल दूर जा रहा है बढ़ रहा है, तो x बढ़ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों बढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल तो डी एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम m ओमेगा स्क्वायर ए, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो। पर जब पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पर चलने लगेगा, अपने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने लगेगा, तो फिर से इस 1/4 जर्नी में मोशन को सपोर्ट कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन x डिस्प्लेसमेंट लगातार कम होता जा रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर x कम होता जा रहा है और मीन पोजीशन पर पहुंचकर x ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ज़ीरो। यहाँ पे ध्यान ये भी करना है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तब एक्सेलरेशन और फोर्स ज़ीरो है, लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो ना तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है ना फोर्स ज़ीरो है, तो उनकी डायरेक्शन किस तरफ है ये ध्यान करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इस पूरी जर्नी को एक बार और ध्यान से देखेंगे और इन पूरे पॉइंट्स को अपने दिमाग में स्टोर करेंगे। देखो कैसे फोर्स मोशन के ऑपोजिट है और एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों मीन पोजीशन की ओर लग रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू पर हैं।
पूरी जर्नी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, जब पहली बार मीन पोजीशन से दूर जा रहा है पार्टिकल। सेकेंड पार्ट, जब अब मीन पोजीशन की ओर आ रहा है पार्टिकल। इस 1/4 जर्नी में रिस्टोरिंग फोर्स लगातार मीन पोजीशन की ओर। बॉडी तो एक्सेलरेट हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन घट रहा है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई लेकिन एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों मीन पोजीशन की ओर रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स तीनों क्वांटिटीज और डिस्प्लेसमेंट एक एसएचएम परफॉर्म करती बॉडी का हर मोमेंट चेंज होगा। रिटर्न जर्नी, एक्सट्रीम पोजीशन की ओर वापस से जब जा रहा है पार्टिकल, तो फोर्स लगातार मीन पोजीशन की ओर है, इसलिए वेलोसिटी फिर से घट रही है। पर एक्सेलरेशन तो अपनी पीक वैल्यू पर है इस समय, ω²a, और वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैकेनिक्स की इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन का। वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम है जब वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब एक्सेलरेशन घट रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो एक्सेलरेशन घट रहा है पर एक्सेलरेट तो हो रहा है बॉडी, और मीन पोजीशन पर पहुंचकर देखो फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, और मैक्सिमम वेलोसिटी होने के बावजूद एक्सेलरेशन इस मोमेंट पर 0 है। तो ये एसएचएम का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब समझते हैं कि इनिशियल फेज क्या होता है। मान लो कि पार्टिकल ऑलरेडी ऑसिलेशन कर रहा था, और जब हमने उस ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो अपनी ऑसिलेशन की इस पोजीशन पर था। जब हम ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज t = 0 time in terms of physics. So at t = 0, when we observed the pendulum was in this position. So we will say that initial phase of pendulum is not 0, because when pendulum is in its mean position, then phase is 0. When we observed pendulum, it was at some angle phi. So initially it was not at its mean position, therefore its position, its phase initially is not 0, and it is having some finite value phi. Phase, इनिशियल फेज और फेज ये डिफरेंट बातें हैं। इनिशियल फेज 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है उसकी, तो हमने कहा उसकी कुछ वैल्यू फाई है। अब ये ऑसिलेशन हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे पेंडुलम अपनी डिफरेंट पोजीशन में मूव करेगा, वर्टिकल से उसका एंगल चेंज होगा, और जो एंगल जिस पोजीशन पर है
फेजर का जो एंगल जिस पोजीशन पर है वो इस ऑसिलेशन का फेज होगा। लेकिन इनिशियल फेज अगर फाई था तो वो अब फर्दर सारे ऑब्जर्वेशंस में इनिशियल फेज अब फाई ही रहेगा, वो अब थीटा की तरह वेरी नहीं करेगा। तो हमने इनिशियली जब पेंडुलम को देखा तो उसका फेज जीरो नहीं था, पेंडुलम मीन पोजीशन पर नहीं था, तो हमने उस पॉइंट को नोट कर लिया कि इनिशियली पेंडुलम किसी एंगल पर था और हमने उसे रिप्रेजेंट किया विद ग्रीक अल्फाबेट फाई। इनिशियल फेज फाई हो गया और अब हम अपने ऑब्जर्वेशन को एज यूजुअल नॉर्मली जैसे लेंगे कि हम डिफरेंट टाइम पर उसकी डिफरेंट पोजीशंस को देखेंगे। हम फेजर के थ्रू उसकी डिफरेंट पोजीशन को रिलेट करके उसके एंगुलर लोकेशन को या डिस्प्लेसमेंट को जैसे वेरिएशन उसका स्टडी करते थे वैसे ही स्टडी करेंगे। लेकिन पूरे स्टडी के ड्यूरेशन में हम इस बात को मेंशन करेंगे कि जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तब इनिशियली उसका फेज जीरो नहीं था, इनिशियली उसका फेज कोई वैल्यू फाई था। अब इसका फर्क क्या पड़ा? आपने इनिशियली जब देखना शुरू किया तब अगर पेंडुलम मीन पोजीशन पर नहीं था तो इसका असर क्या हुआ वो फेजर के थ्रू ही देखेंगे। अब देखो, जो फेजर था वो अगर पेंडुलम इनिशियल पोजीशन पर मीन पोजीशन पर इनिशियली नहीं था तो फेजर भी इनिशियली हम वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं बनाएंगे। पेंडुलम अगर फाई एंगल पर था तो फेजर फाई एंगल पर बना दिया। कब? जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया। उसके बाद एज यूजुअल जैसे जैसे पेंडुलम आगे बढ़ता गया फेजर घूमता गया और फेजर किसी टाइम टी पर घूमकर थीटा एंगल यहाँ पहुँच गया। अब अगर हमको x की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? ये एंगल और ये ट्राइंगल ही तो x और a को रिलेट कर रहा था और साथ में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को और टाइम को। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा इस एंगल के बराबर। इसको मैं कलर कर देती हूँ, इस एंगल के बराबर। और ये कितना एंगल है? फाई प्लस थीटा। तो हम कहेंगे कि x कितना है? x है a साइन थीटा प्लस फाई। अगर थीटा को हम ओमेगा टी लिखें तो x है साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर x टाइम के साथ वेरी करेगा लेकिन साइन के आर्ग्यूमेंट में लगातार एक कांस्टेंट टर्म बना हुआ है फाई। तो जब कभी भी हम एसएचएम की इक्वेशन में ओमेगा टी यानी टाइम के टर्म के साथ एक कांस्टेंट एंगल देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इनिशियल फेज एसएचएम का जीरो नहीं था। ऑब्जर्वेशन t इक्वल टू जीरो पर जब शुरू हुआ तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर नहीं था। तो ये मतलब हुआ इनिशियल फेज का। नाउ टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट it's very necessary that you solve few numericals. So solve numericals along with me. First numerical is a particle performing SHM is at x equal to say minus a by 2 at t equal to 0 and it is moving towards mean position. Write equation of SHM. इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखने के लिए अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहला काम करो, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम सीख करा रहे हैं पीछे से वो अपने सामने लिख लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन एसएचएम की क्या है? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, अब याद करो हमने क्या सीखा था? जब फेजर
इस क्वाड्रेंट में है, तो पार्टिकल जा रहा है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा होता है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो और अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाए तो उसका क्वाड्रेंट है फर्स्ट। फेजर किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। अगर पार्टिकल वापस लौट रहा होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस एक्स पर ही है, तो फेजर कहाँ मिलेगा हमको? इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो फेजर का क्वाड्रेंट हो जाएगा सेकंड। अब पार्टिकल फेजर घूमकर इस क्वाड्रेंट में जब आए तो पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा और x यानी डिस्प्लेसमेंट अब निगेटिव साइड में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि फेजर थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट अब माइनस एक्स एक्सिस पर मिलेगा। इसी तरह से अगर पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर जा रहा हो और जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव हो तो फेजर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब आप अपने सवाल पर आओ और देखो कि आपके सवाल में इनिशियल जो फेज है यानी इनिशियल जो पोजीशन है पार्टिकल की वो -a/2 है, लेकिन पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, मतलब पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो निगेटिव एक्स साइड में है और पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, यानी इन चारों में से हमारा केस कौन सा है? दिस वन, व्हेन द फेजर इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम रफ में इसको हमेशा बनाकर अपने लिए एक हिंट रखेंगे कि हम फटाफट पता कर लें कि फेजर है कहाँ और फेज का क्या स्टेटस है पार्टिकल के। तो जब हमने पता कर लिया कि फेजर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो देखो फेजर को फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले बना दो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना बताया है इनिशियली? a/2। तो यहाँ a/2 लिखते ही देखो परपेंडिकुलर, इस एंगल को लोकेट करेंगे पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 आएगा, यानी साइन थीटा 30। 1/2 देखकर यह समझ गए कि ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल अगर 30 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 60। अब अगर ये एंगल 60 है तो फेजर किस पोजीशन पर है? फेजर ने इतना रोटेशन कंप्लीट कर लिया है तब हमने उसको देखना शुरू किया। तो फेजर ने 3π/2 + 60 घूमकर यहाँ जब पहुँच चुका है तब हमने उसको देखना शुरू किया। तो जो इनिशियल फेज है SHM का वो हो जाएगा 3π/2 + 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो इनिशियल फेज पार्टिकल का इतना है। अगर इनिशियल फेज इतना है तो इसको सिंप्लीफाई करो और बस एक बार इनिशियल फेज पता किया उसके बाद आपका क्वेश्चन डन। आप लिखोगे कि इक्वेशन ऑफ SHM x इज a sin ωt प्लस और इनिशियल फेज कितना? 11π/6 and that is your answer. So let us solve few more examples. तो अब मैं जो क्वेश्चन ले रही हूँ बेटा वो आपका नूतन फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। डिस्प्लेसमेंट इज 0.3 sin 20πt plus 0.05. Time in second, x is given in meters and you are supposed to find amplitude, time period, initial phase and initial displacement. To solve this type of problem, always write the standard equation in front of you.
स्टैंडर्ड इक्वेशन और गिवन इक्वेशन साथ साथ लिखो। स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इज a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। गिवन इक्वेशन को साथ में लिख लो 0.3 sin 20 पाई टी प्लस 0.05। अब गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करके इसको इस तरह लिख लेते हैं 0.3 साइन 20 पाई टी प्लस 20 पाई इंटू 0.05। इसे सिंप्लीफाई करो 0.3 मेरे साथ साथ करो साइन 20 पाई टी प्लस 20 पाई और इसको लिखो 5/100। x is equal to 0.3 sin 20 pi t प्लस और ये 20 5 100 और 5 ये हो गया तुम्हारा पाई। अब ये उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने सीखी है। अब इन दोनों को कंपेयर करके जो कुछ पूछा है वो सब कैलकुलेट करते जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एम्पलीट्यूड पूछा है, तो कंपैरिजन करो इन दोनों का। एम्पलीट्यूड इज 0.3। इसके बाद उन्होंने पूछा है टाइम पीरियड। हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन का टाइम। तो पहले इनिशियल फेज निकाल लेते हैं क्योंकि वो सामने ही दिख रहा है। ओमेगा टी प्लस फाइव कंपैरिजन करो तो इनिशियल फेज इज दैट कांस्टेंट टर्म जो ओमेगा टी वाले टर्म के साथ कनेक्टेड एडेड हो, तो इनिशियल फेज फाइव हो गया पाई। अब इसके बाद टाइम पीरियड पूछा है, तो पहले हम आ जाते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को कंपेयर करो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 20 पाई टी इन द गिवन इक्वेशन। तो इन दोनों को कंपेयर करके लिख लो कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 20 पाई टी। टी कैंसिल हो गया। आप ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू 20 पाई। फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 20 पाई। पाई कैंसिल हो गया, इट्स 10। सो time period is equal to 1 upon 10, that is 0.1 seconds। अब जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग इनिशियल फेज को देखेंगे। इनिशियल फेज है पाई और जो हमारा सर्कल है उसे तुरंत रफ में ड्रॉ करो। तो हमारा इनिशियल फेज कितना आया, देखो इनिशियल फेज आया पाई। अब हमको पता है कि 0 और पाई मतलब मीन, 0 पाई और 2 पाई मतलब मीन पोजीशन, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। तो फाई का पाई है मतलब इनिशियल फेज, पाई का मतलब कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर सेकंड टाइम जब आया तब हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 ही हो गया ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाता है।
तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लेते हैं, तो चाहे वो फर्स्ट टाइम अपनी मीन पोजीशन पे आया हो, सेकंड टाइम आया हो, या पूरा ऑसिलेशन पूरा करके आया हो, उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 0 रहेगा। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फॉर फेज 0, फॉर फेज पाई, फॉर फेज 2 पाई 0 होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कवर किया और आप इसको ढंग से कॉपी करोगे, एनालाइज करोगे कि कैसे हम इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में और भी करेंगे।